Hello, good morning students. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter number 8, The Journey to the End of the Earth. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में कि ये वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसमें जो राइटर जो तिशानी दोषी है वो जो है जर्नी करती है, ठीक है। और वो जर्नी करती है तो एक शोलस्की जो शिप होता है, शोलस्की जो है शिप का नाम है, जो कि रशियन शिप होता है, वहाँ उससे अपनी जर्नी करती है, ठीक है। और उन्हें 100 आवर्स लगते हैं वहाँ पहुँचने में। 100 आवर्स में जो है एरोप्लेन, शिप, इन सब की जो है जर्नी शामिल होती है। वो कहते हैं जैसे ही मैंने वहाँ पर कदम रखा तो सबसे पहले तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ मिला कि एक तो चारों तरफ सफ़ेदी थी, ठीक है। और नीला क्षितिज जो है वो ऐसे कैसे साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो तुरंत ही आश्चर्य से भर जाती है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि कभी किसी टाइम पर अंटार्कटिका और इंडिया एक ही लैंड मास का, एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे। फिर हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, कि पहले एक 650 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना, और इंडिया और अंटार्कटिका उसी लैंड मास का हिस्सा हुआ करते थे। उस टाइम क्लाइमेट बहुत गर्म था, केवल फ्लोरा और फौना, पेड़ पौधे, जानवर वगैरह यही थे। लेकिन जब समय आया डायनासोर्स के यहाँ से जाने का और मैमल्स, स्तनपाई जानवर के आने का, तब ये जो लैंड मास है अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो है वो बट गया, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है हिमालयाज़ बने होंगे, ठीक है, कि हमारा इंडिया जो है एशिया की तरफ जो है नॉर्थ की तरफ ऊपर उठा, एशिया से जाके मुड़ा, जिससे उसका किनारा मुड़ा और जो है आज के हमारे हिमालयाज़ बने, ठीक है। फिर राइटर कहती हैं कि मेरे जैसी साउथ इंडियन जो कि सन को वर्शिप करती है, सूर्य की पूजा करती है, एक ऐसी जगह पर 2 हफ्ते बिताना जहाँ की वर्ल्ड की 90% बर्फ़ मिलती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो है दिन रात ऐसे चलते रहते हैं, एक सपने की जैसे चलते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर केवल आपको समुद्री जो जीव जंतु है वही दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बताया कि वहाँ एक चारों तरफ शांति है, केवल आवाज़ें जो आती है वो कभी कभार बर्फ़ की गिरने वगैरह की आवाज़ें आती हैं। अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन इम्पैक्ट। Human civilizations have been around for a paltry 1200 years, barely a few seconds on the geological clock. ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता को जो है धरती पर आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 12,000 साल हुए हैं। अगर आप जियोलॉजिकल स्केल से देखें, जियोलॉजिकल घड़ी से देखें, भौगोलिक घड़ी से देखें, तो ये बहुत ही कम समय है। इन दैट शॉर्ट टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ क्वाइट अ रकस ईचिंग अ डोमिनेंस ओवर नेचर। लेकिन इतने कम समय में हमने एक रकस का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व, कि इतने कम समय में हमने एक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। हमने गांव बना लिए, टाउन्स, कस्बे बना लिए, शहर बना लिए, ठीक है, मेगा सिटीज़, महानगर बना लिए, कि हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है धरती पर आए, केवल 12,000 साल हुए। लेकिन 12,000 साल में कहीं तो हमने एक तरीके से नेचर पर अपना जो है अधिकार जमा लिया है। The rapid increase of human population has left a battling with other species, कि जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, आज हम बाकी प्रजातियों के साथ में एक युद्ध सा लड़ रहे हैं फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के साथ में। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और जिस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, ईंधन वगैरह को, तेल वगैरह को जला रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज दुनिया के चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड की चादर सी बिछ गई है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। चाहे अब जिसकी वजह से चाहे धीरे धीरे ही, लेकिन हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो हमारा तापमान है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से 12,000 सालों में हमने एक प्रकृति के ऊपर अपना डोमिनेंस, एक कब्जा जमा लिया है, ठीक है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज जो होती जा रही है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, संसाधन तो सीमित है, तो उसके साथ में बाकी भी तो स्पीशीज़ हैं, ह्यूमंस के अलावा बाकी प्रजातियां भी तो हैं, उनके साथ में हम एक युद्ध सा, एक जंग सा लड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है आज के समय का एक सबसे जो है हॉटली, जोशीला जो है एक टॉपिक है डिबेट का, वाद विवाद का। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शील्ड मेल्ट एंटायरली, क्या वेस्ट एंटार्क्टिक की जो बर्फ़ है वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टर्बेड, क्या गल्फ की धाराएं जो हैं डिस्टर्बेड होंगी, बाधित होंगी, रुकावट आएंगी इसमें। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या जिस दुनिया को हम जानते हैं उसका अंत हो जाएगा। मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आइदर वे एंटार्क्टिका इज़ अ क्रूशल एलिमेंट इन दिस डिबेट, लेकिन इस डिबेट में, इस वाद विवाद में एंटार्क्टिका सबसे अहम तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन,
इस वजह से सबसे अहम नहीं है कि एंटार्क्टिका एक वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, एंड देयर फोर रिमेन्स रिलेटिवली प्रेस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट, और इस वजह से बिल्कुल प्रेस्टाइन है, साफ स्वच्छ है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इस आइस स्कोर 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड स्टैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस. बल्कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बर्फ़ की परतों में 500,000 ईयर के कार्बन रिकॉर्ड्स दबे हुए मिलते हैं. तो इसमें हमने अभी पढ़ रहे हैं बेटा कि जो आज के समय का सबसे जो डिबेट का सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज. तो क्या एंटार्क्टिका की बर्फ़ पिघल जाएगी, क्या गल्फ़ की धाराएं भी रुकावट आएंगी उनमें, क्या जिस दुनिया को हम जानते हैं उसका अंत हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. और इस सारी डिबेट में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एंटार्क्टिका. इसलिए नहीं कि वहाँ कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है और ये बिल्कुल साफ है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ इसकी बर्फ़ की परतों में जो है 500,000 कार्बन रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिलते हैं. If we want to study and examine the earth past, present and future, Antarctica is the place to go. अगर हम हमारे जो है अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को अध्ययन करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं, तो एंटार्क्टिका एक बिल्कुल सही जगह है जाने के लिए. कि एंटार्क्टिका जाने से ही हमें पता लगता है हमारे अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में. Student on Ice, the program I was working with an IELTS Sholaski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with empowering education opportunities which will help them to foster a new understanding and respect for our planet. Student on Ice, ठीक है, कि बर्फ़ पर, हिम पर विद्यार्थी, ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, आई वॉज वर्किंग विद, जिसके साथ में मैं काम कर रही थी, शोलस्की, बेटा शिप का नाम है, शोलस्की जहाज़ के ऊपर. उसका मुख्य लक्ष्य यही है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दुनिया के अंत तक ले जाना और उन्हें प्रेरणादायक शिक्षाप्रद अवसर प्रदान करना, जिससे कि उन्हें एक अपने ग्रह के लिए एक नई समझ और सम्मान आए उनके अंदर. तो जिस प्रोग्राम के लिए वो काम कर रही थी, जिसके लिए वो एंटार्क्टिका गई थी, उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है, जिसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वो लेकर गए थे वहाँ पर, ठीक है. और उनका मेन एम यही था वहाँ पर कि बच्चों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, शिक्षाप्रद जो है, इंस्पायरिंग जो है, प्रेरणादायक अपॉर्चुनिटीज़ देना, प्रोवाइड करवाना, ताकि उन्हें एक अपने प्लानट के लिए, अपने अर्थ के लिए जो है एक नई समझ आए, एक नया सम्मान आए. इट हैज़ बीन अ ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ. इस कार्यक्रम को चलते हुए, इस प्रोग्राम को चलते हुए 6 साल हो गए. हीडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसके किसके हेड में, इसके हेड जो है वो जियोफ ग्रीन है, हु गॉट रिटायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. जो कि पहले क्या करते थे कि रिटायर्ड पर्सन जो भी होते थे या बड़े बड़े जो भी प्रसिद्ध लोग होते थे, सेलिब्रिटीज़ होते थे, उन्हें शिप पर लाने ले जाने का काम करते थे. लेकिन इस काम से वो थक गए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस काम में उन्हें बहुत कम मिलता है. कम मिलने का मतलब पैसा तो मिलता है लेकिन नॉलेज जो है वो नहीं मिलती है. तो इस वजह से वो इस काम से थक गए और फिर वो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के हेड बन गए. विद स्टूडेंट ऑन आइस, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. क्योंकि स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है, ये एक फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, मतलब एक नीति निर्माताओं की एक भावी ऐसी फ्यूचर जनरेशन है, एक ऐसी पीढ़ी है जिन्हें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक ऐसी उम्र में जहाँ बच्चे कुछ एब्जॉर्ब, कुछ ग्रहण करने को तैयार होते हैं, लर्न, कुछ सीखने को तैयार होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, और सबसे ज़रूरी कुछ करने को तैयार होते हैं. तो इसीलिए इसके जो हेड है वो जियोफ ग्रीन है. पहले उनका काम था सेलिब्रिटीज़ या जो अमीर लोग, रिटायर्ड पर्सन होते थे, उन्हें लाने ले जाने का, लेकिन इस काम से वो थक गए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो लोग, उनसे बहुत कम मिलता था, मतलब एक्सपीरियंस, उन्हें जो है नॉलेज नहीं मिलती थी, पैसा तो मिलता था. फिर उन्होंने स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का हेड बने. उनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसी बच्चे हैं जो कि ऐसी उम्र में बच्चे कुछ सीखने को तैयार होते हैं, कुछ करने को तैयार होते हैं. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not affected by it. अब ये प्रोग्राम जो है वो कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो है साउथ पोल के पास में जाना नामुमकिन है एक तो,
और जाकर उससे कोई प्रभावित हुए बिना रह जाए, उससे अफेक्ट होना रह जाए, ये बिल्कुल नामुमकिन है. इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज आउट polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of our respective latitudes and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. अब ये जो राइटर है वो कहती हैं कि जब आप अपने लैटिट्यूड्स और अपने लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं बेटा, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, कि आप जब आप अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में बैठकर और जो है बर्फ़ को पिघलते हुए देखते हो, ठीक है, तो बर्फ़ को पिघलते हुए देखना बहुत आसान है, लेकिन जब आप अपनी आँखों से वहाँ पर बर्फ़ को गिरते हुए देखते हो, बर्फ़ को ढहते हुए देखते हो, तब आपको लगता है कि हाँ, वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत वास्तव में है. तो कहने का मतलब जब हम हमारे घरों में बैठ